वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट ए पियानो और कीबोर्ड लेसन्स फॉर द म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। एज वी नो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, एक छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ उसके बारे में। हु इज द म्यूजिक प्रोड्यूसर्स? तो जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं, जैसा आप देखते होंगे कोई भी सॉन्ग्स है वो प्ले होते हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसको जो प्रोड्यूस करता है, दैट वन इज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो मान लीजिए कि आपको मैं एक लेमैन उसमें मैं बताता हूँ कि म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या है। जैसे मैं एक कंपोजर हूँ और मेरा कोई सॉन्ग है, मैंने कोई मेलोडी बनाई है और उस मेलोडी को अब प्रोड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ कि उसमें क्या साउंड होने चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो वो चीज़ सारा म्यूजिक प्रोडक्शंस का वर्क है। तो जैसा आप देखते होंगे कोई भी सॉन्ग होता है तो उसमें म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है जो कि उसको प्रोड्यूस करता है। तो अच्छा, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर अगर बनना चाह रहे हैं या जो पहले से भी होंगे, आप जो वर्क कर रहे होंगे एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो उनके लिए जो स्किल जो रिक्वायर्ड है वो होती है एक सबसे बड़े कि उनको एटलीस्ट एक भी इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भी हम म्यूजिक प्रोडक्शंस में वर्क करते हैं तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि हमें पहले थोड़ा सा म्यूजिक का सेंस हो, और जैसा वो होता है उसी के हिसाब से हम अपने प्रोडक्शन में उसको वैल्यू करते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक अपना एक यूनिकनेस है। तो कीबोर्ड हो गया और आपका जैसे मिडी हो गया, पियानो हो गया, तो ये एक सिंपल फॉर्म में रहते हैं जिसमें आपके सामने ही इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने ही सारे नोट्स विजिबल होते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती और वो स्ट्रेटली आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं। तो ये जो साउंड होते हैं ये मैं इजीली प्ले कर पा रहा हूँ। तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो कोई एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये बहुत ही एक बेसिक थिंग है कि आप अगर कुछ भी प्ले करेंगे तो इसके अंदर आपको साउंड आपको मिलेगा। और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ऐसा नहीं होता है, उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। तो अगर आप उस प्रॉपर टेक्निक से उसको सीखते हैं सो यू कैन प्ले, अदरवाइज वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जानना जरूरी है। तो मैंने इसलिए आज कीबोर्ड का जो लेसन है, जो पियानो का लेसन है, इफ यू वांट टू बी अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो ये स्किल आपको बहुत हेल्प करेगी आपके प्रोडक्शन एक्सपेक्ट्स में। तो गाइज मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि म्यूजिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न टू बी ए म्यूजिक प्रोड्यूसर। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाह रहे हैं या जो पहले से ऑलरेडी है, तो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट को लर्न करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम आज ये ही सीखेंगे कि कैसे आप एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं, और मैं आपको सब कुछ बेसिक्स से बताऊंगा जिसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि ये बड़ा ही डिफिकल्ट हो रहा है, और बिल्कुल एकदम सरल भाषा में उसका यूज करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको पहले अच्छे से सीखने के लिए पहले म्यूजिक की जरूरत होती है, यानी कि म्यूजिक की सेंस होना जरूरी है। तो आप कुछ भी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको बेसिक सेंस तो होना जरूरी है। अगर आपको म्यूजिक नहीं आता तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप नहीं कर पाएंगे प्रोडक्शन, बट वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा और वो प्रॉब्लम आपके उसमें आएगी। तो उससे बेटर है कि हम उसको पहले से कुछ सीख ले ताकि वो प्रॉब्लम हमें हमारी ओवरकम हो जाए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं उसी को, जैसा कि आपको बताया मैंने। तो आज जैसे आप ये मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये एक 61 का कीबोर्ड है
और 61 कीज है इसमें, ये फ्रंट में, और एक कीबोर्ड है जो कि 61 का है और बेसिक कीबोर्ड है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे इसको हम कीज बोलते हैं, जो आपके फ्रंट में ब्लैक एंड वाइट ये कीज है, और बाकी ये पैनल है डिस्प्ले का है, ये डिस्प्ले, और बाकी ये कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जो भी हमें चाहिए होता है हम इसमें से कंट्रोल्स में से क्लिक करके उसको ले लेते हैं। अब बात आई गाइस कि अब हमारा जो सबसे पहले बेसिक लेसन है वो है कि हमारा सीटिंग पोस्चर। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आपको कैसे उस पे बैठना है जब भी आप प्ले करेंगे। सीटिंग पोस्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर प्लेइंग। तो वो हम पहले जानते हैं कि क्या है उसके अंदर फैक्टर्स जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो गाइज जैसा आप देख पा रहे होंगे कि आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठेंगे और आपकी जो फिंगर्स है वो इट शुड बी कर्व्ड, ये कर्व्ड होनी चाहिए लाइक दिस, फ्लैट नहीं होगी ये फिंगर्स, इट शुड बी कर्व्ड। तो जैसे आप ये देख रहे हैं एक कर्व फिंगर का एंगल बना हुआ है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं प्ले करना हमें, इट शुड बी कर्व। ये कर्व फिंगर है और ये मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड, बोथ द हैंड्स वो कर्व्ड रहेंगे। तो ये एक पोस्चर है फिंगर्स का, जब भी हम प्ले करेंगे तो इस तरीके से प्ले करेंगे कर्व फिंगर के साथ, तो वो जरूरी है। और हमारी जो बैक है जो वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगी, आर्म्स रिलैक्स्ड, और हम जो भी प्ले करेंगे अब फिंगर से करेंगे। तो फिंगर्स को देखते हैं कि जैसे ही आप देख पा रहे होंगे ये राइट हैंड है, तो इसमें थंब इज ऑलवेज 1 इन टर्म्स ऑफ पियानो एंड द कीबोर्ड, 1 2 3 4 5, एंड द लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5। तो टोटल वी हैव 10 फिंगर्स। तो अब ये जो फिंगर्स हैं हम उसको प्लेस करेंगे वाइट की पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये वाइट की है, दिस इज द फर्स्ट नोट दैट वी कॉल्ड सी, और उसको हम राइट हैंड से प्ले कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक बेसिक एक्सरसाइज बता देता हूं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे ये जो बेसिक एक्सरसाइज है ये है राइट हैंड की, और उसमें हमें 5 नोट्स प्ले करने हैं, और वो फर्स्ट नोट है सी डी ई एफ जी। अब डिसेंडिंग हम आएंगे जी एफ ई बी सी, सी डी ई एफ जी, जी एफ ई बी सी। और ये जो फिंगर एक्सरसाइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी इस मसल्स के लिए, जो कि इसको आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये आप देख रहे हैं फिंगर्स का मूवमेंट, आपको पूरे हैंड्स या आपको एल्बो को नहीं मूवमेंट करना है, आप सिर्फ फिंगर्स को यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो ये जैसे आपने देखा कि 5 नोट मैंने प्ले किए हैं, जिसमें जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5, और फिर 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो गाइज ये हो गया हमारा एक 5 फिंगर एक्सरसाइज विद द राइट हैंड। अब ये सेम चीज हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए। तो अब जैसे आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड के लिए जो है वो चेंज हो जाएगा, हम लेफ्ट हैंड के साइड से उसको प्ले करेंगे, जो कि राइट हैंड का था। अब हमने लेफ्ट हैंड प्लेस किया है कीज पे, तो फर्स्ट नोट सी होगा, बट हम प्ले करेंगे विद द लिटिल फिंगर। हमारी लिटिल फिंगर आएगी सी डी ई एफ जी, जी एफ ई डी सी, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं हिल रहा,
तो आप देख रहे होंगे जो मैं बस यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग माई फिंगर्स ओनली, नॉट माई आर्म्स। सी, और गाइस सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर ए प्लेइंग, सो मेक श्योर कि ये फिंगर्स आपकी ऐसे ना हो। ये देख रहे हैं आप, लिफ्ट नहीं करना फिंगर को, ये इस पोस्चर पे नहीं होनी चाहिए फिंगर। आपकी फिंगर्स हमेशा कर्व्ड रहेंगी। ये आप कर्व फिंगर को रखेंगे, लिफ्ट नहीं करके रखेंगे। लाइक दिस, ऐसे नहीं प्ले करना उसको, आपकी फिंगर कर्व्ड रहेगी। एक बार फिर हम इसको ट्राई करते हैं। तो गाइज आपने देखा कि इसमें राइट पहले हमने किया, फिर लेफ्ट किया, और दोनों को एटलीस्ट जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते एक हैंड पे, कि पहले राइट से स्टार्ट करेंगे देन उसके बाद लेफ्ट से। अगर आपको लग रहा है कि आप फिंगर्स में पेन हो रहा है या स्टिफनेस आ रही है, तो आप चेंज कर देंगे और उसके बाद दूसरे हैंड से उसको प्ले कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके लेफ्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप राइट पे आइए, राइट पे हो रही है तो लेफ्ट पे आ जाइए। तो करते ही नहीं रहिएगा, अगर उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब जैसे देखा आपने कि आप प्ले कर रहे हैं, अब क्वेश्चन ये है कि आप कितने टाइम तक प्ले करें। तो आप एक एक्सरसाइज को, यानी कि एक हैंड को, जैसे आप राइट हैंड से कर रहे हैं तो इसको एटलीस्ट 10 टाइम्स, 10 मिनट और 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। और स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल एकदम स्लो करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इसके लिए। सो मेक श्योर कि वो बिल्कुल एकदम स्लो हो, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए, फिंगर चेंज ना हो पाए। तो मैं आपको करके दिखाता हूं एक स्लो टेम्पो पे। और टेम्पो क्या होता है? द स्पीड। जो भी हम प्ले करेंगे वो एक पेस में प्ले कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आप इतनी स्पीड में करें। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा और कम करके कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे कंफर्टेबल है। तो अब जैसे हमने, आप एक बार कंफर्टेबल हो जाए देन यू कैन इंक्रीज लाइक दिस। इससे आप फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस पे कंफर्टेबल हो गए, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको प्ले करने में, तो आप इससे फास्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब जैसे आपने देखा मैंने राइट हैंड से प्ले करा है, वही सेम चीज आपको लेफ्ट हैंड से भी करनी है। लेफ्ट हैंड का ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा थोड़ा वीकेस्ट रहता है, जो कि राइट हैंडर है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं हूं, तो मेरे लिए भी लेफ्ट हैंड स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम करता था, बट डोंट वरी, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसके बाद ये कंप्लीटली बेटर हो जाता है। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही अच्छा आपका परफॉर्म करेगा ये हैंड। तो आप देखते हैं इसी एक्सरसाइज को
स्लो टेम्पो से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको धीरे से इसको स्पीड अप करेंगे। जब आप इस पे कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद इसको थोड़ा सा टेम्पो इसका बढ़ा सकते हैं, स्पीड कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कि जैसे मैंने इसमें पहले राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से इसको प्ले किया है, और उसके बाद अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम इसको जब भी प्ले करेंगे तो इसमें देखेंगे कि हम बोथ हैंड का कैसे यूज करें। जब आप दोनों में कंफर्टेबल हो जाएं देन यू कैन स्टार्ट विद द बोथ हैंड। अब बोथ हैंड का प्लेसमेंट और टाइमिंग वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो मैं गाइज अब बोथ हैंड का यूज करूंगा, तो आपको दिखाता हूं कि बोथ हैंड कैसे यूज किए जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे सेम टाइमिंग पे और सेम नोट्स पे। तो ये है गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने स्लो में प्ले किया है। अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसको एक्सरसाइज को करें मल्टीपल टाइम्स और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद इसकी स्पीड अप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं करते हुए। जैसा आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा स्पीड को और टेम्पो को बढ़ा दिया था, तो उसमें दोनों, बट मेरे जो हैंड्स थे दोनों फिंगर्स कोऑर्डिनेट कर रही थी एक साथ। तो मेक श्योर वो चीज होनी चाहिए, अदरवाइज वो अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, जैसे होता है क्या है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल। जो बिगिनर होते हैं, मोस्टली जो स्टार्ट करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज इसीलिए होती है क्योंकि वो फास्ट प्ले करते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें ताकि आप उसको स्लो से स्टार्ट करें। जो भी चीज करें, जो भी एक्सरसाइज करें, इन फ्यूचर भी जो भी आप चीज को प्ले करें, सॉन्ग हो या कोई स्केल्स हो, कॉर्ड्स हो, या आप म्यूजिक में कोई भी पीसीस प्ले कर रहे हैं, तो वो एक स्लो से स्टार्ट करें। जितना आप स्लो से स्टार्ट करेंगे उतना वो बेटर होगा। अदरवाइज अगर आपने पहले ही स्पीड करके आप उसको प्ले करेंगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, और वो प्रॉब्लम जो होगी वो इसी मारे होती है। तो डोंट वरी कि प्रॉब्लम से आप और मिस्टेक से आप घबराए नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग, और वो होनी है। अगर आप वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट कि क्या मिस्टेक्स है, बस आपको प्ले करना है, और वो प्रॉब्लम्स और जो मिस्टेक्स है वो साथ के साथ आपकी ठीक होती रहेगी जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिसिंग करते रहेंगे। तो अब जैसे हमने ये किया है 5 फिंगर एक्सरसाइज, कि आपकी मूवमेंट्स के लिए, यानी कि फिंगर्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए मैंने आपको बताई है, ताकि आपकी फिंगर्स फ्लेक्सिबल्स होती रहे। और जितना आप इसको करेंगे उतना बेटर आपकी फिंगर्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो गाइस, अब जैसे आपने ये, मैंने एक आपको एक्सरसाइज बता दी है, और ये एक्सरसाइज आप करते रहिएगा ताकि आपको प्लेइंग करते हुए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अच्छा गाइस, जैसे आप इसको प्ले कर रहे हैं
तो आप इसको रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल्स पे, और आप उस पे देखें, उसको सुने कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जो भी एक्सरसाइज करिए या आप जो भी सॉन्ग्स प्ले करें या स्केल्स को प्ले करें, जो भी प्रैक्टिस करें, आप उसको रिकॉर्ड करें। आप अगर आप वीडियो कर सकते हैं तो और भी बेटर है, ताकि आप उस पे अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, फिंगर्स की मूवमेंट्स कैसी है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको फिर उस प्रॉब्लम को आप समझ पाएंगे, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बेटर है कि अगर आप उसको रिकॉर्ड करके प्रैक्टिसिंग करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर द बिगिनर स्टूडेंट्स, ताकि इनिशियल डेज में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि जो कि ये अच्छा वर्कआउट करता है, जो कि इनिशियली स्टार्ट करते हैं अपने कीबोर्ड को प्ले करना या पियानोस को प्ले करना। तो गाइज, अब हमने आपको जैसा बताया है कि आपको सीटिंग पोस्चर क्या रखना है, आप जैसे कीबोर्ड्स के बारे में मैंने बताया है। अच्छा, आप अगर मैं एक छोटा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको कि आप सोच रहे होंगे कि कीबोर्ड्स भी कई मॉडल्स के और कई बजट्स में आपको देखने के मिलेंगे। अदर अदर कंपनीज हैं जो कि कीबोर्ड्स मैन्युफैक्चर करती है। तो मैं बता देता हूं, जैसे आप इनिशियली अगर आप सीख रहे हैं तो आप ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, एक बेसिक सा कीबोर्ड ले लें जिस पे आप प्रैक्टिसिंग कर पाए, ताकि वो आपको उस पे हेल्प करे। इनिशियल डेज पे या इनिशियली आप उस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर आपका बजट है तो एक मिनिमलिस्टिक और सिंपल सा एक कोई भी एक मॉडल ले लें, ताकि जिस पे आपको कंफर्टेबल हो, जिस पे आप प्रैक्टिसिंग कर पाए, और वो फिर आप जैसे जैसे उस पे आप कंफर्टेबल होते रहेंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा, देन उसके बाद आप कोई अपर मॉडल या हायर मॉडल पे जा सकते हैं। तो मैं इस पे यही सजेशन देता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपका बजट, और आप 61 कीज में ले सकते हैं। इससे छोटा कीबोर्ड भी होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं, मिनी कीबोर्ड्स जिनको बोलते हैं बच्चों के लिए, जो मिनी कीबोर्ड्स होते हैं वो भी ले सकते हैं, और अपर मॉडल्स भी ले सकते हैं। जैसे पियानोज होता है वो तो 88 कीज में होता है, तो आप पियानोज पे ना जाके अभी बेसिक सा एक कीबोर्ड लें। 61 कीज का एटलीस्ट मिनिमम इतना तो होना चाहिए, और फिर उस पर आप अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करें। तो गाइस, अब मैं चलता हूं। आज का जो फर्स्ट लेसन है, जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, अगर वो अपना म्यूजिक को कंपोज कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे आपने देखा होगा यार कि हम जो भी सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग को सुनते हैं, जो सिंगर सिंग करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर स्केल और की पे होता है, वो किसी एक की पे और एक सुर पे होता है। तो जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो कैच नहीं कर पाते कि अच्छा ये सिंगर कौन से स्केल पे गा रहे हैं, ये सिंगर का क्या स्केल है, और मेरे को जो सॉन्ग बनाना है उसको क्या स्केल पे रखना है। तो ये बेसिक सा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर आप इसको नहीं जान पा रहे हैं या आपको नहीं पता है, तो ये आपको प्रॉब्लम कर देगा। जब भी आप प्रोड्यूस करने बैठेंगे कोई सॉन्ग और आपने देखा कि अच्छा यार ये कौन से स्केल पे है, या आपको मालूम ही नहीं है, और आपने स्टार्ट कर दिया उसको करना प्रोड्यूस सॉन्ग को, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमें पहले जानना ये जरूरी है कि कोई भी जो सॉन्ग होता है वो एक स्केल पे होता है, उसकी एक की होती है, और वो उसी पे बनना होता है। जो भी सिंगर आपने सुने होंगे वो अपने कंफर्टेबली स्केल पे गाते हैं, और उसी स्केल पे वो लोग ओरिजिनल हो या कोई सॉन्ग हो या कोई कवर हो, उसमें ही सिंग करते हैं, क्योंकि सभी का वोकल रेंज अलग अलग है। तो सारे जो सिंगर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही स्केल पे गाए। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि जो हमारा जो स्केल्स होता है
म्यूजिक के अंदर वो कैसे वर्क करता है। तो वो जो स्केल्स हम जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्केल्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके म्यूजिक के लिए जानने। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट जो हमारा स्केल होता है उसको हम बेसिक बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा सारे गामा पाधा नीसा। तो आपने ये हर बच्चे ने या हर पर्सन ने ये जरूर सुना होगा कि सारे गामा पाधा नीसा। बट जो सारे गामा पाधा नीसा है वो अलग अलग स्केल्स पे अलग अलग पिच पे जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैं सारे गामा पा धा नी सा बजाऊंगा और उसकी जो पिच होगी वो अलग अलग होगी। आपको एक डेमो देता हूं मैं। तो गाइज आपने देखा कि मैंने 3 स्केल्स अलग अलग बजाए हैं, जिसमें बिल्कुल ही पहले लो वाला बजाया, फिर एक मिड वाला बजाया, फिर एक हाइयर बजाया। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये हाई नोट्स पे जा रहा है या ये लो नोट्स पे जा रहा है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो गाइज आपने देखा, तो ये ऐसी ही हर स्केल अलग अलग होता है और सारे ही सारे गामा पाधा नहीं सा था, बट इसकी रेंज और इसकी पिच बदल गई। तो मैं आज आपको बताता हूं स्केल्स के बारे में। हमारा जो पहला स्केल्स होता है, जैसे आपने देखा होगा, हम जो पहला स्केल लेते हैं वो होता है सी मेजर स्केल। तो सी मेजर स्केल क्या होता है? तो सी मेजर स्केल के लिए जैसे आपने देखा व्हाइट की पे आपको थंब रखना है, ये थंब प्लेस करना है फर्स्ट पे। ये जो 2 ब्लैक्स है इसके नीचे फर्स्ट व्हाइट यानी कि मिडल सी पे आपको ये रखना है और फिर प्ले करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं। सा गा गा नी सा गा पा मा गा। ये तो गाइस हम इंडियन क्लासिकल में सारे गामा पाधा नीसा बोलते हैं। अब जो वेस्टर्न में है और जो कीबोर्ड्स के टर्म्स में, पियानोस के टर्म्स में हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम सी डी ई एफ जी ए बी सी। दैट इज है नोट्स नेम जो कि हम बोलते हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो और वो सेम ही चीज है जिसको हम बोलते हैं इंडियन क्लासिकल में सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हम इसी को यूज करेंगे। पहला जो नोट है हमारा सी है, सेकंड डी, थर्ड ई, फोर्थ एफ, फिर जी, फिर ए, फिर बी एंड देन सी रिपीट। तो अब जैसे हमने प्ले किया तो फर्स्ट जो हमारा स्केल था वो सी मेजर स्केल था। हाँ, इसके लिए फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिंगर के लिए हम क्या करेंगे, आपको एक फिंगर पैटर्न बताता हूं। बहुत ही इजी फिंगर पैटर्न है और वो आपके लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपके लिए मैं ये सबसे बेटर बता रहा हूं जो कि आपके लिए वर्क करेगा। तो जो हम सी मेजर स्केल प्ले करेंगे वो ऑल नेचुरल व्हाइट कीज है, इसमें कोई भी ब्लैक कीज इंक्लूड नहीं है, सारे व्हाइट कीज है। तो पहली जो फिंगर है हमारी, जो फर्स्ट है वो थंब है, जैसा मैंने आपको बताया थंब। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। तो गाइज ये जैसे आपने देखा कि जैसे मैंने यूज करा, तो वो फिंगर है सी मेजर स्केल की है। तो वो है 1 2 3 1 2 3 4 5 और इससे हमारा सी मेजर स्केल प्ले हो गया। बस हाँ, ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जब भी आप प्ले करें, जैसे देखिए 1 2 3, तो थंब हमेशा आपकी फिंगर्स के नीचे से जाएगा, ठीक है। जब भी हम चेंज करेंगे, जैसे ही 1 2 3 और 1 आएगा तो वो हमेशा थंब ऐसे रोटेट होगा, लाइक दिस, ठीक है। 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। तो गाइज जैसा आपने देखा, इसमें अभी जो मैंने
प्ले किया है वो फिंगर है 1 2 3 1 2 3 4 5। दिस इज फॉर द राइट हैंड ओनली। अभी हमने राइट हैंड की फिंगर्स को सीखा है, अब यही चीज अप्लाई होगी लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड में चेंज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में आपको यहां से स्टार्ट करना है, यानी कि आपकी ये 5 होगी, ठीक है, क्योंकि ये 1 है, हमेशा 1 ही इसी को काउंट करेंगे। तो अब ये 5 से स्टार्ट होगी। तो 5 से कैसे स्टार्ट होगी, 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5। तो गाइस देखा आपने लेफ्ट हैंड जब मैंने यूज किया है तो 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5। तो गाइस बिल्कुल ही सिंपल है, जो कि लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है वो है 5 4 3 2 1 3 2 1। ये आपको लेफ्ट हैंड के लिए यूज करनी है, राइट। और राइट हैंड के लिए 1 2 3 1 2 3 4 5। अब जब आप पहले राइट हैंड में कंफर्टेबल हो जाइए, देन लेफ्ट हैंड में, उसके बाद हम इसको कंबाइन करेंगे। हाँ, जब भी आप प्ले करें तो एक पेस पे प्ले करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 5 फिंगर एक्सरसाइज में। आपको भागना नहीं है, स्लोली प्रैक्टिसिंग करें। मैं आपको करके दिखाता हूं फिर से। आपको 3 तो गाइस ये जैसे आपने देखा, इससे भी स्पीड आप स्लो कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो इसमें। तो ऐसा नहीं है कि इससे स्लो नहीं कर सकते, इससे स्लो भी करें। तो गाइज आपने देखा, मैंने स्लो करके आपको दिखा दिया, बट जो एक पेस है वो आपको मेंटेन रखना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आप उसको स्पीड ना करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा, तो वो फिर एक टाइमिंग पे नहीं आएगा, ठीक है। तो वो टाइमिंग का भी हमें ध्यान रखना है इसमें। तो यही चीज अब लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस करनी। जब आप दोनों में कंफर्टेबल हो जाए, देन यू कैन प्ले विद बोथ हैंड। तो मैं अभी आपको बोथ हैंड से दिखाता हूं। गाइस जैसे आपने देखा, ये मैंने बोथ हैंड से प्ले किया है, यही आपको प्ले करना है। पहले स्लो ही करना है, फिर जैसे आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए, देन यू कैन प्ले विद हाई स्पीड। मैं अभी आपको शो करता हूं। तो गाइस ये आपने देखा, ये एक बेसिक स्केल है, सी मेजर स्केल जिसको हम कहते हैं। और इसमें मैंने आपको अलग अलग टेम्पो में प्ले करके दिखाया ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो गाइज अब जैसे हमने सी है, जैसे हमारे पास आप जानते हैं हमारे म्यूजिक में 12 नोट्स है, यानी कि 12 सुर है। तो जो वो 12 सुर है तो 12 ही स्केल्स होते हैं। तो अभी जैसे हमने सीखा है वो पहले सी मेजर स्केल सीखा है, और फिर जैसे हम फर्स्ट नोट जो है हमारा सी है, फिर जैसे मैंने आपको सेकंड बताया वो डी है। तो डी का भी अपना एक स्केल होता है और उसकी टेक्निक्स अलग होती है, उसकी फिंगर्स भी चेंज होती है और उसको अलग वे में प्ले किया जाता है। उसके सुर जो उसके नोट्स हैं वो अलग लगते हैं। तो गाइस जब भी हम डी मेजर स्केल प्ले करेंगे या ई मेजर या एफ मेजर, जी, ए, बी, तो इनमें आपको अलग अलग नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डी मेजर है उसमें हम प्ले करते हैं राइट हैंड से, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी। तो
ये एक डी मेजर स्केल है जो कि मैंने आपको प्ले करके अभी दिखाया है, और इसको लेफ्ट हैंड से करेंगे। ये एक डी मेजर स्केल है। ऐसी ई है, एफ है, जी है, ए है, पी है, और ये अलग अलग स्केल, क्योंकि इसमें आपको पता है म्यूजिक के अंदर 12 सुर है तो 12 ही स्केल है, तो ये सारे मेजर स्केल्स है। और मेजर्स होते हैं, माइनर स्केल्स होते हैं, ये बेसिक है। बाकी और भी स्केल्स होते हैं, वो अभी आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले इनमें अच्छे से सीखिए, पहले मेजर्स को अच्छे से करिए, फिर उसके बाद माइनर स्केल्स को करिए, ताकि आपको पहले मेजर्स समझ में आए। तो गाइज, जैसे आपने देखा कि ये सारे वाइट नोट पे अलग अलग स्केल्स है, और सबकी टेक्निक यही होती है। फिंगर्स भी सेम होती है, 1 2 3 1 2 3 4 5 राइट हैंड के लिए, और लेफ्ट हैंड के लिए 5 4 3 2 1 3 2 1, ये आपके लेफ्ट हैंड के लिए होते हैं। जब आप सिंगल सिंगल प्रैक्टिस करें, जब आप कंफर्टेबल होते हैं, फिर आप बोथ हैंड का यूज करें। तो गाइज, आपने देखा इसमें कि मैंने स्केल्स को कैसे प्ले किया, और कितना इजी वे में आप प्ले कर सकते हैं। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए, और जो लर्नर है, कीबोर्ड लर्नर या म्यूजिक लर्नर जिनको हम कह सकते हैं, तो ये जानना स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किल्स को नहीं जान पाते हो या आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो भी आप गाना प्ले करेंगे, आपने गाना कोई पिक किया और कोई भी आपने सुना, तो उसका आप गूगल पे देखिए कौन से की पे है या कौन से स्केल पे है, तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। उसी स्केल पे जाके आप उसको बजाइए, उसको प्ले करिए, और उसको नोट्स को मैच करने की कोशिश करिए जो कि सिंगर ने गाया है, ये यानी कि जो कि मेलोडी है, जो कि सॉन्ग कंपोजिशन है। जब आप उसको देखेंगे तो वो उसमें आपको मिलेगा। कोशिश करिए बाय ईयर कि आप उसको सुन के निकाल पाए, और जितना आप बाय ईयर उसको प्रैक्टिस करेंगे या सुनेंगे, तो आपकी सेंस और डेवलप होगी, और आप और बेटर आप समझ पाएंगे। तो जब आप देखेंगे कि अच्छा यार, कोई भी सॉन्ग है, जैसे वो ई मेजर पे है, तो गाइस, जैसे आपने देखा ये ई मेजर स्केल है, ई मेजर का स्केल है, और इसमें मैंने जो अभी प्ले किया है, ये एक मेलोडी प्ले की है, और आप भी उस मेलोडी को बना सकते हैं। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप स्किल्स को अच्छे से जानें, क्योंकि आप जब तक उसको जानेंगे नहीं, तो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे एक ब्यूटीफुल मेलोडी और या कंपोजिशन। तो आप अलग अलग स्केल्स पे अलग अलग एक ब्यूटीफुल मेलोडी को क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सी पे करें। सी पे, अभी जैसे हम सी पे ट्राई करते हैं कुछ, तो गाइस, जैसे ये एक मेलोडी है आपके सामने ही, मैंने अभी प्ले किया है स्पॉन्टेनियसली। मैंने कुछ ये इसमें पहले से नहीं किया, तो एक रैंडमली जो प्ले मैंने किया है, ताकि आपने देखा होगा कि कितनी एक खूबसूरत मेलोडी बन के सामने आई है हम लोगों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, बीइंग ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, मैं भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कैसे अच्छी ब्यूटीफुल मेलोडीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, जितना आप स्केल्स को प्ले करेंगे और जितना आप स्केल्स को समझ पाएंगे, उसी से आपका म्यूजिक को
आप अच्छे से निकाल पाएंगे। और जितना आप उसमें डूबे रहेंगे और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और हर स्किल्स के गाने आप सुने, गूगल्स के अंदर जाए, सर्च करें और देखें कि कौन सा सॉन्ग किस स्केल पे है, फिर आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आप उसको समझ पाए कि कौन कौन से नोट्स उसमें या कौन कौन से सुर उसमें लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा एक फैक्टर है कि आप खुद ही उसको कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक नई चीज और बता देता हूं। जब भी आप ये स्केल्स जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब जैसे आपने देखा होगा, हम जो क्लासिकल में जो आपने देखा होगा कि फर्स्ट ब्लैक्स का यूज करते हैं, हम यहां से प्ले करते हैं, जैसे कि सारेगामा पाधा नीसा। तो ये जनरली लोग प्ले करते हैं। तो आप इसको प्ले करिए, नो प्रॉब्लम कि आप उसमें आप इससे भी प्ले कर सकते हैं। बट जो पियानोज और कीबोर्ड के अंदर जो हम देखते हैं वो होता है हमारा सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे आप ब्लैक कीज पे देख रहे हैं और आपके सामने ये 5 ब्लैक कीज है अलग अलग ऑक्टेव्स में। अच्छा, ऑक्टेव्स क्या होते हैं? 3 तरीके के ऑक्टेव्स होते हैं, जिसमें लो ऑक्टेव है, मीडियम में है और एक हाइयर ऑक्टेव है। ठीक है, लो, मिड, हाई। तो ये जिसको हिंदी में सप्तक भी बोलते हैं हम लोग। तो आपके सामने ये जो ऑक्टेव्स है, जैसे ये लो वाला है, मिड, हाई। तो ये अलग अलग ऑक्टेव है। तो जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, हम इसको प्ले करेंगे एक मिडिल सी से ऊपर फर्स्ट ब्लैक पे। तो ये 5 ब्लैक कीज, 5 ब्लैक कीज का एक ग्रुप बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए इधर की तरफ। तो ये हम प्ले करेंगे आपका, जिसको हम बोलते हैं सी शार्प। वेस्टर्न म्यूजिक में हम इसको सी शार्प बोलते हैं और क्लासिकल में इसको पहला काला बोल देते हैं, या आपका सा बोल देते हैं, पहला काले का सा। तो अब हम सी शार्प से प्ले करेंगे। तो सी शार्प के लिए फिंगर्स चेंज हो जाएगी। मैं राइट हैंड से प्ले करूंगा, सी शार्प 2, हाँ, जब भी आप जितने भी ब्लैक्स है, जनरली जो ब्लैक्स नोट्स है ऊपर शार्प्स वाले, वो हमेशा सेकंड फिंगर से यूज होते हैं। जैसे मैंने यूज किया सी शार्प को, राइट हैंड के लिए। तो और लेफ्ट हैंड के लिए है तो ये अलग अलग फिंगर्स इसमें यूज हुई है, जिसमें है 2 3 1 2 3 4 1 2। ये राइट हैंड के लिए है। इसमें है 3 2 1 4 3 1 2। तो ये है लेफ्ट हैंड के लिए। अब जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो आप दोनों ही प्ले करें, दोनों ही हैंड से प्ले करें, ताकि उसको आप अच्छे से वो कर सके, प्ले कर सके। तो गाइज, आज का जो सेशन था वो था आपकी स्किल्स के बारे में। आप जितने अच्छे से स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे और जितने अच्छे से उसको बजा पाएंगे, तो उसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो गाइज, आप इसको प्रैक्टिस करें, स्लो टेम्पो में करिएगा। मैंने आपको फिर बोलता हूँ, स्लो में ही प्रैक्टिस करिए इनिशियली। उसके बाद आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और पोस्चर का ध्यान जरूर रखिएगा। और आपके फिंगर्स की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्व्ड होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल करेगी। अगर आप इसको नहीं समझ पाए या इनिशियली आप नहीं समझ पाते हैं, तो ये फिर आपको बाद में प्रॉब्लम
करेगी। तो गाइस अब हम चलते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं।